नमस्कार मित्रों, आप सभी का 25 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के कुछ सवालों की जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। उन सभी विषयों की बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम लिंक पर, जिसका नाम है रियल न्यूज़, उस पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, या फिर 89478323 जो 70 नंबर हैं, इन पर आप व्हाट्सएप पर पीडीएफ लिखकर भी भेज सकते हैं, जिनको प्राप्त नहीं हुई है या जो टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं हैं उन साथियों के लिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और सबसे पहले देखिए, आपके सामने कुछ पंक्तियां लिखी गई है। आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। तो मेरे मित्रों, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल नहीं होने देना है। अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने आप पर विश्वास रखना है। और आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। तो इस प्रकार अपने आप को दृढ़ निश्चयी बनाकर लगातार प्रयास करते रहिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। चलिए, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मित्रों, क्या है जरा देखिएगा। 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2022 तक दस्तलीक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जा रहा है, आपको उसका नाम बताना है। यानी 22 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक दस्तलीक युद्धाभ्यास जो है, इसका आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जा रहा है। तो इसमें देखिए, भारत और जापान है, भारत और ओमान है, भारत और नेपाल है, भारत और उज्बेकिस्तान है। तो इसका सही जवाब मेरे मित्रों जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया है, और आप लोग इसको अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसका सही जवाब जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पर एकदम सही जवाब जो है वो मैंने बता दिया, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में इस प्रकार का संयुक्त अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जिम्बेक्स 2022 जो है, यानी 21 जो है, जिमेक्स ये किस किस के बीच में हुआ था। तो जिमेक्स 2021 का हो चुका है, 22 का अभी नहीं हुआ है। तो जिमेक्स 2021 का जो आयोजन है वो भारत और जापान के बीच में किया गया था। इसके अलावा भारत और जापान क्वाड जो देशों का मालाबार अभ्यास है उसमें भी दोनों भाग लेते हैं। किसमें? मालाबार अभ्यास में भी ये दोनों क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ये भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि मालाबार अभ्यास जो है वो क्वाड देशों के बीच में क्या होता है, आयोजित होता है। क्वाड देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और आप लोगों के इसके साथ साथ जापान इसमें शामिल है। भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, ये क्वाड देश है। इन देशों का अभ्यास ये आयोजित किया जाता है। इसके अलावा मेरे मित्रों, भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण अभ्यास जो है उसका आयोजन किया जाता है। सूर्य किरण जो है उसका आयोजन किया जाता है। इसका एकांतर क्रम से भारत और नेपाल में आयोजन होता है, ये जगह ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दस्तलीक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा मेरे दोस्तों, मित्र शक्ति और स्लिनेक्स अभ्यास जो है, मित्र शक्ति और स्लिनेक्स अभ्यास जो है, ये श्रीलंका और भारत के बीच में आयोजित होते हैं। मित्र शक्ति और स्लिनेस अभ्यास किसके बीच में आयोजित होते हैं? तो भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित होते हैं। इसके अलावा अजय वारियर और कोंकण अभ्यास जो है, अजय वारियर्स जो है, अजय वारियर्स, ये अभ्यास जो है किसके बीच में आयोजित होता है? और कोंकण अभ्यास ये भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। तो चलिए, एक वेलायंत अभ्यास है जो कि ईरान में आयोजित होता है, वो भी अगर याद रख सको तो याद रख सकते हो। लेकिन अभी दस्तलीक जो है ये जरूर ध्यान रखना है। दस्तलीक का आयोजन किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में आयोजित किया जा रहा है। तो ईरान के साथ और लिख देता हूँ एक, ईरान जो है इसके साथ कौन सा आयोजित किया गया? ईरान के साथ आयोजित होने वाला जो था वो था वेलायंत। ये इस प्रकार का अभ्यास भी आप लोग याद रख सकते हैं। अजय वारियर्स के साथ साथ इसके साथ एक होने वाला जो है कोंकण शक्ति अभ्यास। अजय वारियर और कोंकण शक्ति अभ्यास जो है वो किसके साथ होता है? तो ये अभ्यास दोनों के दोनों जो है वो भारत और यूके के बीच में आयोजित होते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रख सकते हो मेरे हिसाब से। चलिए अब आगे बात करते हैं अभी दस्तलीक के बारे में। तो दस्तलीक के बारे में पूरी डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ आपके सामने मैंने कुछ लिखा है। दस्तलीक सैन्य अभ्यास जो है इसके विषय में कुछ परिचय की बातें। यह अभ्यास किस किस के बीच में आयोजित होता है? तो संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान पर केंद्रित है। ये दस्तलीक भारत की ओर से ग्रेनेडियर बटालियन जो है
इस अभ्यास में जो है वो नामित की गई है। यह बटालियन भारतीय सेना की अत्यधिक सुशोभित बटालियनों में से एक है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से सामरिक स्तर के अभ्यासों को साझा करने और एक दूसरे से सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने का केंद्रित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से सामरिक स्तर के अभ्यासों को साझा करने और एक दूसरे के अभ्यासों को सीखने पर केंद्रित होगा। सेनाओं के बीच में समझ, सहयोग और अंतर क्रियाशीलता को बढ़ावा देगा। दस्तलीक का अंतिम संस्करण मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। मध्य एशिया क्षेत्र में सुरक्षा और संपर्क हेतु उज्बेकिस्तान भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ईरान भी अफगानिस्तान के संबंध में भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तो अफगानिस्तान संघर्ष से उत्पन्न सुरक्षा चिंताएं व मध्य एशिया में भारत की भागीदारी सक्षम प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए यह अभ्यास जो है वो महत्वपूर्ण रहा है। तो ये इस अभ्यास का महत्व हो गया। अब विभिन्न देशों के बीच में आयोजित होने वाले अभ्यासों की अगर हम लोग बातचीत करें तो देखिए, गरुड़ जो शक्ति है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। एक्वेरिन जो है वो भारत और मालदीव के बीच में होता है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में होता है। और बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच में। मित्र शक्ति और स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच में। नोमेडिक एलिफेंट जो है वो मंगोलिया और भारत के साथ। शक्ति अभ्यास जो है वो फ्रांस के साथ है। ध्यान रखना, मित्र शक्ति अलग है और शक्ति अलग है, ठीक है। सूर्य किरण जो है वो नेपाल के साथ होता है। युद्ध अभ्यास नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है। तो ये सारे जो हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी मैंने और भी बहुत सारी बातें इसके संदर्भ में आपको बताई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या है अगली खबर हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया है आपका, देखिए, ब्रिक्स टीका अनुसंधान व विकास केंद्र किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। यानी ब्रिक्स टीका अनुसंधान व विकास केंद्र हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया। ये केंद्र जो है वो ब्रिक्स टीका अनुसंधान, ब्रिक्स जो देश हैं उनके बीच में किस प्रकार टीके को लेकर अनुसंधान और विकास को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, इसको लेकर एक सेंटर की स्थापना जो है वो हाल ही में लॉन्च की गई है। किसके द्वारा किया गया काम, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, मनसुख मांडविया या व्लादिमीर पुतिन। तो ब्रिक्स आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से देश हैं ब्रिक्स के अंदर, BRIC और S, इन देशों से मिलकर बना है। पहले ये ब्रिक ही होता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें साउथ अफ्रीका और आ गया। इसमें देखिएगा यहाँ पर आपका ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और दक्षिणी अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। इन देशों से मिलकर यानी 5 देशों से मिलकर एक संगठन की स्थापना की गई है जिसे ब्रिक्स देशों के नाम से जानी जाती है। विश्व की बड़ी जनसंख्या, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था को समाहित करने वाला एक संगठन है ये वाला। तो अभी हाल ही में इसके लिए टीका अनुसंधान व विकास केंद्र की स्थापना जो है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, हमारे चिकित्सा मंत्री जो हैं, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री जो हैं वो मनसुख मांडविया हैं, इनके द्वारा ऐसा किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मनसुख मांडविया। व्लादिमीर पुतिन जो है वो रूस के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया है कि सबसे ज़्यादा दुनिया भर में चर्चित और सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर जो प्रधानमंत्री है या पॉपुलर जो नेता है जिनका वर्चस्व दुनिया भर के तमाम नेताओं के बीच में सबसे ज़्यादा है, वो नरेंद्र मोदी है। तो ब्रिक्स जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन को भी जरूर ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स की पिछले दिनों आपको पता होगा भारत ने अंतिम बार क्या की थी, अध्यक्षता इसकी की थी। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी मैंने बता दिया। और अभी हाल ही में इनके टीकाकरण जो केंद्र है उसका उद्घाटन जो है वो मनसुख मांडविया ने किया है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसके बारे में हमारे सामने जानकारी। तो यहाँ अगर देखा जाए तो आपके सामने जो जानकारियाँ हैं उनको पढ़ लीजिएगा जरा मित्रों। यहाँ पर है ब्रिक्स टीका अनुसंधान व विकास केंद्र। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा ब्रिक्स टीका अनुसंधान व विकास केंद्र लॉन्च किया गया है। चीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री वांग जिंगांग ने लॉन्च समारोह की अध्यक्षता की थी। उन्होंने ब्रिक्स देशों से टीकों के उचित वितरण को बढ़ावा देने तथा ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। अनुसंधान एवं विकास केंद्र टीकाकरण संसाधनों को सुव्यवस्थित करने और सुरक्षित तथा प्रभावकारी कोविड-19 टीकों के लिए समान पहुंच की सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा पारस्परिक लाभ के लिए देशों के बीच अनुभव साझा करने और सहयोग करने में मददगार साबित होगा। भारत द्वारा WHO की 65 से 70% वैक्सीन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है और साथ ही 150 से अधिक देशों को टीकों की आपूर्ति की जाती है। भारत विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माण उद्योग में से एक है। यह केंद्र टीके के विकास और अनुसंधान के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के लाभों को एक साथ जोड़ने में मदद करेगा, जो ब्रिक्स देशों की संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने, उनसे बचने की क्षमता को बढ़ावा देगा। यानी भारत का एक महत्वपूर्ण योगदान है विश्व भर में कोविड-19 की
जो वैक्सीन है वो उपलब्ध करवाने के लिए, और भारत इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो अभी हाल ही में मनसुख मांडविया ने इस प्रकार के केंद्र का क्या किया है, उद्घाटन किया है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 24 मार्च को हमने विश्व क्षय रोग दिवस अभी हाल ही में मनाया है। ये बात कल भी आपको बताई थी। कल सिर्फ इतना बताया था कि क्षय रोग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ये बात कल हुई। ये अभी 2022 को जो मनाया गया, इसकी थीम हमने क्या रखी वो बताइए। तो इसकी थीम जो रखी गई थी वो थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, यानी हमें टीबी को इन्वेस्ट करना है किसके लिए, टीबी के अंत के लिए। एंड ये वाला है END एंड है, एंड यानी समाप्त करने वाला एंड है, वो AND एंड नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स जो है ये इस वर्ष की क्या रही है, थीम रही है। यानी क्या करना है, हमें इन्वेस्ट किस में करना है, टीबी को खत्म करने के लिए जो भी प्रयास होंगे उनमें हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस जो है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस यह एक जीवाणु जनित रोग है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, लेप्री नहीं सॉरी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबी है, और यह है किसके कारण होती है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। जीवाणु के कारण होने वाला एक क्या है, रोग है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कौन से जीवाणु के कारण होता है, तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी मैंने बता दी है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसकी वजह से होता है। माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसकी वजह से क्या होता है भैया, आपका टीबी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इस जीवाणु की वजह से टीबी होता है। और 2025 तक जो है वो भारत सरकार ये लक्ष्य रख रही है कि हमें टीबी से क्या करनी है, यानी इस क्षय रोग से हमें क्या करनी है, मुक्ति पानी है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में और क्या है। तो ये बात कल भी मैंने बताई थी, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे मनाया जाता है। इधर वाला जो डिटेल है वो कल ये नहीं बताया था, कल दूसरी बात बताई थी। तो अभी इसके बारे में समझते हैं थोड़ा। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य क्षय तपेदिक की स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस वैश्विक महामारी की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों में तेजी लाना है। गौरतलब है कि वर्ष 1882 में क्षय रोग के जीवाणु को खोज करने वाले रॉबर्ट कोच की स्मृति में प्रति वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च 1882 में ही डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। क्षय रोग विश्व में सबसे घातक संचारी रोगों में यानी संक्रमित रोगों में से एक है। टीबी का क्षय रोग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो फेफड़ों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार अकेले वर्ष 2019 में दुनिया भर में क्षय टीबी के कारण 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। इस तरह क्षय रोग विश्व भर में होने वाली मौतों के प्रमुख 10 कारणों में से एक है। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ये वर्ष 2022 की क्या रही है, इसकी थीम रही है। तो ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, जरा देखिए। सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किस किस के मध्य किया गया अभी हाल ही में? तो इसका सीधा सा जवाब है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में अभी इस प्रकार के एक अभ्यास का क्या किया गया, आयोजन किया गया। महाराष्ट्र पुलिस और किसके बीच में भैया, भारतीय सेना के बीच में इस प्रकार का एक सुरक्षा कवच 2 नाम से, सुरक्षा कवच 2 नाम से इस प्रकार के एक अभ्यास का क्या किया गया है, सुरक्षा कवच 2 नाम से एक अभ्यास का आयोजन किस किस के बीच में किया गया? तो महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के बीच में इस प्रकार का अभ्यास जो है वो अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। ये हमें ध्यान रखना है। प्लस दूसरी बात ये ध्यान रखो, महाराष्ट्र जो है यहाँ पर किसकी सरकार है, तो उद्धव ठाकरे की सरकार है। उद्धव ठाकरे ये वर्तमान में यहाँ पर क्या है, सरकार में है। तो उद्धव ठाकरे यहाँ के CM हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखना, मुंबई यहाँ की क्या है, राजधानी है। मुंबई यहाँ की राजधानी है और देश की ये क्या है, आर्थिक राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मुंबई जो है यहाँ पर कांग्रेस का 85 में आपको पता होगा सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी यहाँ पर। पहले 85 में सम्मेलन हुआ, फिर 86 में सम्मेलन जो हुआ था वो भी आपको पता होगा। 85 वाले सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। उसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया गया था, उसमें 86
में हुआ था ये। और दादा भाई नौरोजी जो हैं उन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी, और ये पहले पारसी थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता थी। उसके बाद में अगला सम्मेलन जो है वो मद्रास में आयोजित किया गया था 87 में, जहां बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद अगला जो है वो कहां पर आयोजित हुआ था, तो आपको पता होगा 87 के बाद 88 में इलाहाबाद में आयोजित हुआ था, और जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो आपको इस प्रकार मैप बनाकर ये सारी बात मेरे हिसाब से याद रख लेनी चाहिए। यहाँ से सबसे पहले 85 में कांग्रेस की स्थापना यहाँ हुई, उसके बाद यहाँ पहुंचे अध्यक्षता, फिर यहाँ नीचे मद्रास पहुंची अध्यक्षता, फिर यहाँ पर पहुंची इलाहाबाद अध्यक्षता। तो यहाँ पर सबसे पहले कब से हुआ ये काम, 1885 से ये कहानी शुरू हुई मुंबई से। WC बनर्जी जो हैं वो इसके पहले अध्यक्ष, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इनका नाम है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यहाँ पर ये हुई पहले। ये WC बनर्जी, इस पहले में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोग थे जिन्होंने भाग लिया था। और ये पहले क्या थे, ईसाई थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। ईसाई व्यक्ति, प्रथम ईसाई व्यक्ति जिन्होंने इसकी क्या की थी, यानी WC बनर्जी ईसाई व्यक्ति थे। ये 1985 की बात है। इसके बाद 1986 में यहाँ पर, और यहाँ पर जो हैं वो दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 87 में यहाँ पहुँची अध्यक्षता कांग्रेस की, और यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जो है, बदरुद्दीन तैयब जो है इन्होंने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इसके बाद इलाहाबाद पहुंची अध्यक्षता कब, 87 में, 87 में, और यहाँ पर किसने की थी अध्यक्षता, तो जॉर्ज यूल जो है इन्होंने अध्यक्षता इसकी की थी। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. हयूम के प्रयासों से की गई थी। किसके प्रयासों से, A.O. हयूम के प्रयासों से, A.O. हयूम के प्रयासों से ऐसा किया गया था। हयूम जो है इसके प्रयासों से इसकी अध्यक्षता की गई थी। चलिए, स्थापना की गई थी। अगला सवाल जरा देखिएगा, यहाँ पर सुरक्षा कवच के बारे में भी हमारे पास में कुछ बातें हैं। हाल ही में पुणे के लुलानगर में भारतीय सेना के अग्निबाज डिवीजन और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में सुरक्षा कवच 2 नामक एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की काउंटर टेररिज्म टास्क फोर्स, जिसे हम CTTF, महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते के साथ साथ डॉग स्क्वाड, क्विक रिएक्शन टीम्स तथा सेना व पुलिस की बम डिस्पोजल टीमों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास पुणे में किसी भी आतंकवादी हमले का मुकाबला करने हेतु पुलिस और सेना द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं और अभ्यासों के समन्वय के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन दोनों संगठनों के बीच अंतःक्रियाशीलता में सुधार करने के लिए किया गया। तो ये था सुरक्षा कवच 2, जो भारतीय सेना और किसके बीच में, मुंबई पुलिस के बीच में या महाराष्ट्र पुलिस के बीच में इस प्रकार का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। अगला सवाल जरा देखिए मित्रों, यहाँ पर क्या है आपके सामने, यह है क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोलैबोरेट टू कॉर्नर थीम के साथ TAAI के 66वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। TAAI का मतलब है ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, ट्रेवल क्या है भैया, ट्रेवल एजेंट। पहला है TAAI, तो TAAI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो क्या है इसमें, ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, एसोसिएशन ऑफ क्या है, इंडिया है। इसके द्वारा इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। अब आपको दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इसने आयोजन क्यों किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यह इसका 66वां क्या है, सम्मेलन आयोजित हो रहा है। यह है इसका कौन सा, 66वां सम्मेलन अब आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पर कर रहा है ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन, तो ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, इसका आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कुट्टे है। यहाँ का हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो चीन के अधीन है, और भारत को घेरने की चीन की जो साजिशें हैं उसके तहत ये हम्बनटोटा बंदरगाह जो श्रीलंका का 100 वर्ष तक के लीज के लिए इन्होंने ले रखा है। यहाँ पर क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
कोलेबरेट टू कॉर्नर इस थीम के साथ, कोलेबरेट टू कॉर्नर जो है इस थीम के साथ इस सम्मेलन का पूरे का क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत का जो निचला हिस्सा है तमिलनाडु से जुड़ा हुआ, ये यहाँ पर जो मन्नार वाला क्षेत्र है, यहाँ से श्रीलंका, और श्रीलंका की इस अंतिम छोर पर यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह है। तो श्रीलंका में इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, TAAI के द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और ये कौन सा सम्मेलन होगा, तो 66वां होगा। किसके लिए, क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोग अब जान जाओगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले श्रीलंका के मैप पर थोड़ी निगाह डालें तो आप लोग आराम से यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हो। ये कोलंबो यहाँ का शहर है और कोटे है यहाँ पर, प्लस इसके अलावा ये मन्नार की खाड़ी वाला क्षेत्र आप जानते हो, इन दोनों के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। ये जाफना प्रायद्वीप यहाँ पर स्थित है और दोनों देश एक दूसरे से पाक जल संधि जो है, कौन सी है, पाक जल संधि, पाक जल संधि इन दोनों के बीच में, पाक जल संधि भी, पाक जल डमरू भी उसे कहा जा सकता है और पाक जल संधि भी इसे कहा जाता है। ये यहाँ पर स्थित है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर अदन जो ब्रिज है वो भी यहाँ पर स्थित है। प्लस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये धनुष कोटि जो हिस्सा है वो यहाँ पर है, ये मन्नार है, ये मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर ये सारे क्षेत्र है। ये आपका जाफना प्रायद्वीप है पूरा का पूरा। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो यहाँ पर क्या है, स्थित है। हिंद महासागर में है ये पूरा का पूरा इलाका, हिंद महासागर में है। ये बंगाल की खाड़ी का इलाका है इधर वाला। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगली बात की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने क्या है जरा देखिए। यहाँ पर है, भारत से टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, यानी भारत से टीबी का उन्मूलन कब तक हो जाएगा, ये लक्ष्य कब तक का रखा गया है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अभी जो 24 मार्च को हमने टीबी डे मनाया, उस अवसर पर ये 2025 तक हम भारत को टीबी से मुक्त कर देंगे, इस प्रकार के मिशन को दोबारा दोहराया गया है। हालांकि कोविड-19 की वजह से कुछ परेशानियां जरूर आई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि 2025 तक भारत से टीबी को हम क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। ये बात हमें याद रखनी है। तो इसका सही जवाब जो है वो क्या होगा, 2025 है। टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इस जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, और 24 मार्च को हमने अभी इसका क्या मनाया, डे मनाया। 24 मार्च जो है इसको टीबी डे जो है वो हम लोग मना रहे हैं, और जीवाणु के कारण होने वाला ये क्या है, एक रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल का रुख करते हैं। और अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर है, गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने वाला एबेल पुरस्कार 2022 जो है वो किसे दिए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। तो बताइए जरा, नोबेल पुरस्कार जो है, एबेल पुरस्कार, उसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और डेनिस पार्नेल सुलिवन जो है इनको यह पुरस्कार दिए जाने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। डेनिस पार्नेल सुलिवन जो है इनको यह पुरस्कार क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से डेनिस पार्नेल सुलिवन का नाम याद। नीना गुप्ता जो है इनको आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले ही रामानुजन पुरस्कार जो है ये भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। रामानुजन पुरस्कार, इस पुरस्कार से भी नवाजा गया। रामानुजन पुरस्कार से किसको नवाजा गया, तो नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार जो है, इस पुरस्कार से इनको अभी हाल ही में क्या किया गया, सम्मानित किया गया था। तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को 2022 का, और विगडरसन को इनको 2021 का पुरस्कार भी क्या किया गया, एबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो 2022 का जो है वो एबेल पुरस्कार डेनिस पार्नेल को, इसे गणित क्षेत्र का क्या कहा जाता है, इसे नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और रामानुजन पुरस्कार जो है वो नीना गुप्ता को क्या मिल चुका है, ये भी बात हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये पुरस्कार इनको वर्ष 2021 का मिला है, वर्ष 2021 का ये पुरस्कार मिला है। और एवी बिगडरसन जो है इनको 2021 का एबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। डेनिस पार्नेल सुलिवन जो है इनको वर्ष 2022 का एबेल पुरस्कार, जो गणित क्षेत्र का नोबेल कहलाता है, वो पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जो आया है वो मित्रों है, भारत का पहला माउंटेन टेरेन एथलीट को प्रशिक्षित करने वाला केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये बताइए। यानी माउंटेन टेरेन एथलीट जो है इनको प्रशिक्षित करने का, माउंटेन का काम करने वाले, और माउंटेन जो विभिन्न प्रकार के गेम्स आयोजित किए जाते हैं, प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले जो खिलाड़ी हैं या फिर इनमें
भाग लेने वाले जो प्रतिभागी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए इस प्रकार के सेंटर की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के सेंटर की स्थापना। ज़्यादा डिटेल रटने की जरूरत नहीं है मेरे मित्रों, सीधे सीधे सवाल आते हैं परीक्षाओं में। अगर आपने पुराने पेपर उठाकर देखे हों तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि परीक्षा में इतने ज़्यादा गहराई से करंट अफेयर्स के सवाल कभी ना तो पूछे गए और ना आगे कभी पूछे जाएंगे। तो आप सिर्फ सीधे सीधे डाटा जो है वो याद कर लीजिएगा। शिमला हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के सेंटर की स्थापना की गई है। गोवा में अभी प्रमोद सावंत जो हैं वो नए मुख्यमंत्री वहां पर बने और दूसरी बार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यहाँ बने। प्रमोद सावंत जो हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, प्रमोद सावंत साहब। उत्तराखंड में आपको पता है प्रमोद धामी साहब की सरकार है। और इसके अलावा लद्दाख जो है यहाँ पर, लद्दाख जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात की जाए तो लद्दाख है। और सबसे छोटे की अगर बात की जाए तो वो लक्षद्वीप है। सबसे छोटे की अगर बात की जाए तो वो क्या है, लक्षद्वीप है। ये भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर राधा कृष्ण माथुर जो है वो उपराज्यपाल हैं। कौन है भैया, राधा कृष्ण माथुर। राधा भी है, कृष्ण भी है और क्या है भैया, माथुर भी है। तो ये सब नाम मिलकर एक नाम बनाते हैं। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल हैं। मेरे हिसाब से ये बात आपको याद होगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बात करें तो यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर मनोज सिन्हा जो है वो उपराज्यपाल है। कौन है भैया, मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ के क्या हैं, उपराज्यपाल है। मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, आपको इतनी सारी बात याद हो जाएगी मेरे हिसाब से। चलिए यहाँ पर मैप के माध्यम से देखते हैं किसको देखना है। तो हिमाचल प्रदेश को देखना है। हिमाचल प्रदेश एक तरफ इधर से चाइना से जो है वो सीमा साझा करता है और ऊपर वाला लद्दाख के साथ, इधर वाला जम्मू के साथ, इधर वाला पंजाब के साथ, इधर हरियाणा के साथ ये सीमा बनाता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ भी कुछ हिस्सा है और उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है। तो बहुत सारे प्रदेशों के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो देखिएगा आपके सामने लिख देता हूं मैं, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा आपका पंजाब है, पंजाब के अलावा आपका हरियाणा है, हरियाणा के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो हैं दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके साथ इसकी सीमा लगती है। तो दो यहाँ हो गए और दो यहाँ हो गए, चार और दो यहाँ हो गए, 6 और एक चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये क्या करता है, साझा करता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, शिमला, जो कि दिख रहा है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल और 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है आज का। सुजलाम 2.0 का शुभारंभ हाल ही में जल दिवस के अवसर पर किसके द्वारा किया गया। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी सवाल का जवाब देने में। सुजलाम 2.0 है। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि देश भर में जो स्वच्छ जल है, पेयजल है, उसकी आपूर्ति सुनिश्चित किए जाए और हर घर तक जो है वो नल के माध्यम से जल पहुंचे। इसके लिए जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो कि राजस्थान के जोधपुर संसदीय क्षेत्र से क्या है, सांसद हैं और वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनके पास प्राप्त है। तो सुजलाम 2.0 हाल ही में किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये 2.0 जो है वो गजेंद्र सिंह जी शेखावत के द्वारा शुरू की गई है। और इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। जल शक्ति मंत्रालय जो है, जल शक्ति मंत्रालय इनके अधीन है, जल शक्ति मंत्रालय है। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जो है इनके पास कौन सा मंत्रालय है, तो निर्मला सीतारमण के पास आपको पता होगा वित्त मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है। राजनाथ सिंह जी के पास कौन सा मंत्रालय है, तो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह जी के पास है। और इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके बारे में खूब बातें मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। और रक्षा मंत्री जो हमारे हैं ये कहाँ से आते हैं, तो इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है भैया, लखनऊ है। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और उत्तर प्रदेश में आज योगी जो है वो दूसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, ये भी आपको पता होगा। योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आज इनका शपथ ग्रहण समारोह है जो लखनऊ में क्या किया जाना है, आयोजित किया जाना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं हमारी स्क्रीन पर क्या है। यहाँ पर एक सवाल जो है वो आप देख लीजिएगा मेरे मित्रों, बहुत अच्छे से आपको नजर आ जाएगा। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध जो है वो किस देश के साथ है, एश्ले बार्टी के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा आईपीएल जो है, उस आईपीएल में आपको पता होगा कल ही MS धोनी जो है, क्या है, MS धोनी, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी भी छोड़ दी है, ये भी ध्यान रखिएगा। MS
धोनी जो है इनको याद रखना है भैया। क्यों याद रखना है? चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान किसको बनाया गया है? तो रविंद्र जडेजा को अब इनके स्थान पर नया कप्तान बनाया गया है। रविंद्र जडेजा जो हैं इनके स्थान पर अब क्या करेंगे? चेन्नई सुपर किंग्स की कमान संभालेंगे रविंद्र जडेजा, इनको कप्तान बनाया जा रहा है। हो सकता है अगली सीजन से आपको महेंद्र सिंह धोनी जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आए, ऐसा अनुमान जो है वो क्रिकेटरों के द्वारा या जो जानकार लोग हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा है कि आईपीएल में उनकी अंतिम पारी इस बार होने वाली, इसीलिए वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक नया कप्तान तैयार करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी जो एशले बार्टी है उनका संबंध कौन से देश से है? ऑस्ट्रेलिया देश से है, और उन्होंने अपने संन्यास की क्या कर दी है? अभी हाल ही में घोषणा कर दी है, तो ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। सेरेना विलियम्स बहनों का नाम आपने सुना होगा, वो भी टेनिस से संबंधित है और उनका संबंध जो है वो अमेरिका से है। जापान की नोआमी ओसाका जो है उनका संबंध कहाँ से है? जापान से है। तो चलिए अभी बातचीत करते हैं किसका? एशले बार्टी जो है, एशले बार्टी का जरूर ध्यान रखना। इन्होंने खूब जो है वो इस प्रकार के टेनिस स्पर्धाओं में हिस्सा भी लिया है, और इसके अलावा ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता भी इन्होंने जीती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने अपने नाम किया। तो इनका संबंध किस से है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया के पर्थ, सिडनी, ये सब शहर आप लोग जानते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसका सही जवाब होगा। पर्थ के बारे में आपने सुना होगा, पर्थ जो है वो, और ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध क्रिकेट टीम भी रही है किसी ज़माने में, और आज भी वर्तमान में क्रिकेट में बड़ी धाक है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की सिडनी है, पर्थ है, ये सब है। मरे और डार्लिंग यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर सोने की कई खानें भी हैं। कालगुरली, ये इस प्रकार की जो खान है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। तो ज़रा देखिएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों की अगर बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है आपका, ये नॉर्थ है, और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, ये क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, और ये विक्टोरिया है। ये प्रांत कहाँ के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रांत हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया, ये सारे प्रांत आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये तस्मान सागर है, ये तस्मानिया नीचे है, ये छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है ये तस्मानिया है, और यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रहा है ये तस्मान सागर है। पूरा का पूरा क्या है? तस्मान सागर है। तो चलिए अब इसको आप लोग ढंग से देख लीजिएगा थोड़ा सा। इसके ऊपर आपको पपुआ न्यू गिनी भी यह नज़र आ रहा होगा। पपुआ न्यू गिनी का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर स्थित है। प्लस इसके बारे में और भी डिटेल अगर देखना चाहें तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि यहाँ पर ब्रिस्बेन नगर है, ठीक है, ये ब्रिस्बेन नगर है। न्यू साउथ वेल्स में भेड़ पालन जो है वो प्रमुखता से किया जाता है। इसके अलावा कालगुरली और कालगुरली, ये यहाँ की प्रसिद्ध जो है वो खान है, आपको ये बात भी मैंने बता दी है। प्लस ट्रांस ऑस्ट्रेलिया रेल मार्ग जो है वो सिडनी को पर्थ से जोड़ता है। सिडनी को किससे जोड़ता है? सिडनी को पर्थ से जोड़ने वाला ये आपको पूरा का पूरा ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जो है वो नज़र आ रहा होगा। इसके नीचे तस्मानिया द्वीप है, मेलबोर्न नगर भी यहाँ पर है, मेलबोर्न भी यहाँ पर स्थित है, तो ये ध्यान रखना। न्यूजीलैंड इसके यहाँ पर नीचे पड़ता है। अगली बात अगर हम करें ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में तो कुक जलसंधि न्यूजीलैंड के दोनों भागों के बीच में स्थित है। इसके अलावा ये तस्मानिया वापस मैंने बता दिया। मरे और डार्लिंग प्रमुख नदियाँ हैं। डाउन्स यहाँ के घास के मैदान है, डार्लिंग ये नदी है, और मरे यहाँ नदी है। ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया यहाँ के प्रसिद्ध जो हैं वो मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो प्रमुख मूंगा चट्टानों से बनी हुई इस प्रकार की एक श्रृंखला है। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो भी यहाँ पर स्थित है, इसके पूर्वी भाग पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो भी क्या है? स्थित है। कुक जल संधि के बारे में कई बार परीक्षाओं में सवाल आ चुके हैं, तो कुक जल संधि आप लोग जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो मेरे मित्रों आज की क्लास में ये सब आपके सामने रिवीजन के हिसाब से या फिर करंट अफेयर्स की दृष्टि से मैंने सब कुछ रखने की कोशिश की है। मेरी समझ है कि आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा और क्या आपके सुझाव हो सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी, ये मेरा विश्वास है, और परीक्षा की दृष्टि से ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा अगली क्लास में आप लोगों के सामने कुछ नई चीज़ें लेकर हाजिर होंगे। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू दोस्तों।